हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 के चैप्टर टॉपिक में ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ को पढ़ने के बाद जो हमें मिला था रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये एक्चुअली में हम लोगों को मिला ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या है, मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि ओम्स लॉ जो है वो है एक्चुअली में कि जब किसी कंडक्टर से जो करंट पास करेगा वो करंट प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो आपने कितना पोटेंशियल दिया है उस कंडक्टर के अक्रॉस, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। मतलब कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल के। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, और जहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है तो V इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक हम लोग कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू I, और ये जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट को R से दिखाते हैं और यही इसी का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन जो है वो ओम्स लॉ में मिला कि जब किसी पोटेंशियल, मतलब किसी कंडक्टर में जब आप पोटेंशियल देंगे तो उसका करंट उस पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। इस रिलेशन से एक नया फिजिकल क्वांटिटी निकल कर आता है जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अब समझना यह है कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या, ये चीज़ हम लोगों को समझना है। तो रेजिस्टेंस जैसे कि इसके नाम से ही बहुत आप सिमिलर हैं, बहुत ही क्या कहते हैं कि फैमिलियर हैं कि रेजिस्टेंस मीनिंग एक्चुअली में होता यह है कि जब करंट, ठीक है, इसको आप पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी बॉल को, ठीक है, कोई बॉल है उसको रोल कराइए ज़मीन पर। जब आप ज़मीन पर रोल कराते हैं तो आप ये देखते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वो जो बॉल है वो खुद ब खुद रुक जाता है, एक डिस्टेंस कवर करेगा और फिर वो स्टॉप हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इस पर मैंने इसे फोर्स लगाया, इसे मूव कराया, ये रोल करता हुआ कहीं तक गया। लेकिन जब ये कहीं पहुंचता है फिर रुक जाता है तो इस दौरान हुआ ये कि आप ये कहेंगे कि इसके ऊपर कोई इनविजिबल फोर्स है जो इसके मोशन को स्लो डाउन कर रहा है। उस मोशन को जो स्लो डाउन कर रहा है उसका नाम क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप जानते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो मोशन को अपोज करे या इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करे उसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सिमिलरली कंडक्टर के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर मूव करते हैं एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल की तरफ, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, तो होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कोई होता है जो स्लो डाउन करता है, जो रोकता है, और जो इसके मोशन को स्लो डाउन करता है, रोकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, बात समझ में आया कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द क्वांटिटी, इज द फिजिकल क्वांटिटी, या रेजिस्टेंस इज द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच opposes the flow of charge particle inside the conductor। तो रेजिस्टेंस क्या है, बात समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज करेगा कंडक्टर के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझ में, रेजिस्टेंस को तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअली में है क्या, इसके डिफिनेशन को हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन तो रेजिस्टेंस आया कहाँ से, इसके पीछे कॉज क्या है। जैसे हम लोगों ने फ्रिक्शन को पढ़ा था, तो फ्रिक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो उसमें दो थ्योरी थी, एक मॉडर्न व्यू था, एक ओल्ड व्यू था, इरेगुलरिटी सरफेस का, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ डिस्कस नहीं करना, लेकिन वहाँ पर कॉज को हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये मोशन को अपोज करने का काम करेगा। किसके मोशन को, चार्ज पार्टिकल के मोशन को। कहाँ अपोज करेगा, कंडक्टर के अंदर करेगा। लेकिन इसके पीछे कॉज क्या है, जैसे फ्रिक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इरेगुलरिटी, जहाँ सरफेस इरेगुलर होगा वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन है, रेजिस्टेंस के लिए कंडीशन ये है कि जब एक जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर का एक, मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं कि अगर कोई कंडक्टर 1 मीटर क्यूब है वॉल्यूम का, तो उसके अंदर 10 टू द पावर 26 फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कोई कंडक्टर अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 10 टू द पावर 26 इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक कंडक्टर के अंदर कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो होता यह है कि जब आप उसे पोटेंशियल देते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देता है, और जब वो मूव करता है तो इस दौरान इतना भीड़ होता है उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कि वो भीड़ में भगदड़, भीड़ में अगर किसी को मूव कराए तो कोलिजन बहुत ज्यादा होगा, भगदड़ मच जाएगा। सेम कंडीशन कंडक्टर के अंदर होता है। इतने इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल दिया जाता है तो वो भागना शुरू करता है, और भागने के दौरान होता यह है कि वो एक दूसरे से टकराना शुरू कर जाता है, और जब टकराएगा तो ऑब्वियस है कि टकराने से स्पीड उसका डाउन हो जाएगा, वो जो मोमेंटम गेन किया हुआ था वो सारा मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के पहुंचता है, ठीक है। तो ये आपने समझा कि रेजिस्टेंस क्या है, वो चीज जो चार्ज पार्टिकल के मोशन को अपोज करे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जो कहां होगा, कंडक्टर के अंदर होगा। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस यही है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इतने ज्यादा अमाउंट में कंडक्टर के अंदर, तो जब आप उसे पोटेंशियल देते हैं तो वो पोटेंशियल की वजह से मूव करना शुरू करता है, और मूव करने की वजह से इतना ज्यादा होता है कि मूव करने की वजह से वो सब एक दूसरे से टकराना शुरू करते हैं, और सब एक दूसरे के स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। और जब सब एक दूसरे के स्पीड को स्लो डाउन करते हैं तो हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मोशन को अपोज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का भीड़, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजोरिटी होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, ये भी हम लोग समझ चुके। अब हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस के डेफिनेशन को लिखेंगे, और फिर कुछ फैक्टर्स है जिस पर हम लोग समझेंगे कि रेजिस्टेंस उस फैक्टर पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, देखिए। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, पॉजिस्ड बाय, किसके द्वारा ये रुकावट पैदा किया जाएगा, तो पॉजिस्ड बाय द कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर ही प्री लोडेड क्वालिटी होता है ये रेजिस्टेंस, ठीक है, पहले से ही होगा, ठीक है। टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसके लिए होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के लिए होगा। कहां से, उसके अंदर से, कंडक्टर के अंदर से जब ये पास करेगा। अगर आपको ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन थोड़ा हार्ड लग रहा है तो एकदम सिंपल, इट इज द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। रेजिस्टेंस किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम है विच अपोजेस, जो क्या करता है, अपोज करता है। किस चीज को अपोज करता है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू दी कंडक्टर। चार्ज पार्टिकल के मोशन को अपोज करता है कंडक्टर, जो चार्ज पार्टिकल कंडक्टर से पास करते हैं उसके मोशन को अपोज करता है। अब यहां पर देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है, या वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं। वोल्ट वो V के लिए हो जाएगा वोल्ट, और I के लिए हो जाएगा एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं और ओम भी कहते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 T-3 A-2, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज हम लोग समझेंगे, और वो चीज ये है कि फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस का फैक्टर क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर होगा रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, ठीक है। अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कैसे, इस चीज को थोड़ा समझिए। जैसे अगर हमने रेजिस्टेंस का कॉज क्या दिया था, रेजिस्टेंस का कॉज ये दिया था कि जब आप चार्ज पार्टिकल मूव करता है कंडक्टर के अंदर तो वो एक दूसरे से टकराता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होता है। तो जब वो टकराना शुरू करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम उस टकराने, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास इतना कंडक्टर है, इस लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, इस लेंथ का कंडक्टर है, या एग्जांपल के तौर पे मेरे पास इस लेंथ का कंडक्टर है, और इस लेंथ के कंडक्टर में, ठीक है, इस लेंथ के कंडक्टर में होगा ये कि जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो अगर मान लेते हैं कि 3 बार टकराने के बाद यहां से यहां पहुंचेंगे। कितनी दफा, 3 दफा टकराएंगे तब यहां पहुंचेंगे, ठीक है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस, इसके वायर के लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर दें तब क्या होगा, देखिए। अब जो मेरे पास तार है वो शायद इतना लंबा है, ठीक है। अब देखिए, तो इतने बड़े तार में कितनी दफा टकरा कर पहुंचेगा इस एंड से इस एंड, 3 दफा। फिर मैंने तार को लंबा कर दिया, तो अब देखिए 3 और 3 यहां से यहां पहुंचेगा कितनी दफा में, 6 टाइम्स में, 6 दफा टकराएगा तब जाकर पहुंचेगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप और आगे जोड़ देंगे 3 और बढ़ जाएगा। तो लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या है, उसके पास ज्यादा ड्यूरेशन होगा, ज्यादा अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, टकराता जा रहा है। तो लेंथ जैसे आप बढ़ाएंगे, तो तार का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां पर दूसरा जो हम लोग रिलेशन देखते हैं वो ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, ठीक है।
एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया एक्चुअली में क्या है यहाँ पर, तो जो तार आप देखते हैं वो देखेंगे तो जो थिकनेस होता है, जो मोटापा होता है, उस मोटापे को ही हम लोग कहते हैं, उस मोटापे का ये वाला टॉप हिस्सा देखेंगे तो वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहला चीज समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया अगर हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया अगर हम घटा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। एरिया के घटाने से बढ़ेगा, एरिया के बढ़ाने से घट जाएगा। यहाँ एक्चुअली होता यह है कि इस चीज को भी आप एकदम बारीकी से अच्छे से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप कहीं भी भीड़ वाला जगह देखे होंगे कि बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे इमेजिन कीजिए कि मेट्रो में जब आप चलते हैं तो मेट्रो में जो अगर मान लेते हैं कि जो गेट का साइज है, उस गेट के साइज में कितने लोग को अंदर भी जाना होता है, बाहर भी निकलना होता है, तो कितना धक्का मुक्की होता है। ठीक है, अगर इमेजिन कीजिए कि उस गेट के साइज को, मेट्रो का जो गेट होता है उस गेट के साइज को हम थोड़ा सा इतना बढ़ा दें तो कोलिजन बढ़ेगा या घटेगा? कोलिजन ऑब्वियस है कि घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि मैंने एरिया बढ़ा दिया। पहले इतने ही से पैसेज में लोग को आना जाना था तो इस वजह से कोलिजन ज्यादा होता था क्योंकि पैसेज कम था। अब मैंने क्या करा, उस गेट के साइज को बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया। अब जब इतना बड़ा कर देंगे तो पैसेज बढ़ गया, अब लोगों का कोलिजन, लोगों के पास स्पेस ज्यादा है, इजिली जा सकते हैं और निकल सकते हैं, तो पैसेज बढ़ाने से कोलिजन कम हो गया। तो सेम कंडीशन वायर में होता है कि जो जितना मोटा होगा, थिक होगा, उसमें यही चीज है, जो जितना ज्यादा मोटा होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा क्योंकि उसके पास पैसेज ज्यादा है और वो इजिली मूव करना शुरू करेगा। कोलिजन होगा लेकिन कोलिजन उतना नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसेज है और वो इजिली एक जगह से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल मूव करेगा। तो ये दो फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पर और एरिया पर। अगर हम इस दोनों को कंबाइंड करें तो हम ये देखेंगे कि R प्रोपोर्शनल हो जाता है L अपॉन A। R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, फिर से जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, यहां भी एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को हम लोग दिखाते हैं रो से। ठीक है, यहां भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रो। यहां R किसके लिए है, रेजिस्टेंस के लिए, L लेंथ के लिए, A क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, और रो जो है वो एक्चुअली में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो यहां पे रो क्या है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और रो को एक और नाम से जानते हैं रेजिस्टिविटी। अभी तो आपके दिमाग में आएगा कि अभी हम रेजिस्टेंस पर हैं, अब ये रेजिस्टिविटी नया चीज क्या है, तो ये सिंपल है, आप बता सकते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। देखिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो अगर हम एल को, अगर हम 1 मीटर लंबा तार लें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रो 1 अपॉन 1। तो R इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, रो के। तो रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का कहलाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का वो फिजिकल क्वांटिटी, वो चीज होता है जो, ठीक है, 1 मीटर तार हो, जो वायर होगा उसका लेंथ कितना होगा 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, और वो जो कंडक्टर है मेरे पास जिसका लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, वो कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ये प्री लोडेड होता है, ये हर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस किसका कितना रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो प्री लोडेड चीज है। जैसे कोई मोबाइल में ऐप होता है तो वो कंपनी उसको इंस्टॉल करके ही देती है कि ये कभी अनइंस्टॉल आप नहीं कर सकते। उसी तरह हर मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर करने का क्वालिटी होता है वो क्वालिटी प्री लोडेड होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अगर आपसे कहा जाए रेजिस्टिविटी डिफाइन कीजिए तो कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे कि मेरे पास 1 मीटर लंबा वायर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और वो कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो रेजिस्टिविटी को अगर हम, रेजिस्टिविटी का अगर हम ये फॉर्मूला निकालने का कोशिश करें, एसआई यूनिट निकालने का कोशिश करें, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, इट्स एसआई यूनिट ओम मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अब देखिए ओम मीटर हो जाएगा तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम इजी है। ओम का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, और इसमें एक चीज बढ़ गया है मीटर, तो एल का पावर कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा m1L3T-3A-2। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो रेजिस्टिविटी क्या है, बात समझ में आए? रेजिस्टेंस का ओरिजिनेट कहां से, मतलब कहां से रेजिस्टेंस आपको मिला? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ में आपको रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस को पढ़ के हम आगे बढ़े तो हमें रेजिस्टिविटी मिला। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस समझने के बाद एक चीज हम लोग समझ गए हैं, और वो क्या है? तो एक चीज हम लोगों ने निकाला था इससे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में, और वो ये था कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और ये V अपॉन आई किसके इक्वल था? तो ये V अपॉन आई इक्वल था ML/ANE स्क्वायर टाउ, ये इसके इक्वल था। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां लिख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? ML/ANE स्क्वायर टाउ। तो R इज इक्वल टू, अगर हम इसमें से देखिए R का यहां पर R किसके बराबर है? तो रो L बाई A। तो अगर हम इस रिलेशन में से L और A को साइड कर ले, L और A को साइड कर लेते तो क्या क्या बचेगा? बचेगा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो आप जब इसको उससे कंपेयर कीजिएगा तो देखिए R की जगह R है, L अपॉन A की जगह L अपॉन A है, रो की जगह क्या है? तो रो की जगह है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो यहां पर रेजिस्टिविटी जो होगा किसी भी मटेरियल का, वो भी किसी चीज पर डिपेंड करेगा। पहला चीज क्या है? तो पहला कि वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मटेरियल के किस चीज पर डिपेंड करेगा? नेचर पर। तो रेजिस्टिविटी भी किसी चीज पर डिपेंड करता है। किस चीज पर डिपेंड करेगा? मटेरियल के नेचर पर। आप अपने किताब में देखेंगे तो उसमें एक लिस्ट दिया हुआ है, हर मटेरियल के, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, एल्युमिनियम है, उस सारे का दिया हुआ है कि किसका कितना रेजिस्टिविटी है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, किसके? रिलैक्सेशन टाइम के, 1 अपॉन टाउ। तो 1 अपॉन टाउ जो है वो एक्चुअली में क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि जिसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी कम होगा, और जिसका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। तो ये नेचर किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो नेचर पर डिपेंड करेगा। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारा ओम्स लॉ, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ओम्स लॉ से हम लोगों को मिला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से हम लोगों को मिला रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के ऊपर कंप्लीट लेक्चर था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो जरूर जाकर सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ अपडेट रहें। मेरे हर वीडियो को आप देखें, हर वीडियो लेक्चर को, फिजिक्स के लेक्चर को, क्वेश्चन, CBSE प्रीवियस बैक ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ के साथ आप अपडेट रहें, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।